वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 9 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और साथ ही साथ जितने भी आप गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें पीटी ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके मेन पार्ट और सब पार्ट को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले, आप तक पहुँचे। और जो हमारे नए लिसनर हैं, पुराने लिसनर व्यूअर हैं, दोनों चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोगों को बहुत सा लिंक दिया रहता है। ऐप का लिंक दिया रहता है, वेबसाइट का लिंक दिया रहता है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहता है और भी बहुत से क्यूरी लिंक दिए रहते हैं, तो आप लोग सभी का उपयोग कर सकते हैं। दैनिक जागरण का जो की नोट्स है जो प्रोवाइड कराया जा रहा है लगातार, वो आपको ऐप पर भी अवेलेबल होगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट को क्यूरी आ रही है कि ऐप चलाने में इशू हो रहा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे ऐप को कैसे चलाना है या किस रूप से उसमें विभिन्न पैकेज जो टेस्ट सीरीज है उसको सर्च करना है। तो आज उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगा ताकि सभी चीज़ों को आप लोग देख सकें, किस रूप से आपको उपयोग करना है और कैसे आपको सभी पैकेज को सर्च करके उसमें इनरोल होना है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए ताकि बहुत से महत्वपूर्ण रिलेटेड टॉपिक का जो स्लाइड है, पिक्चर स्लाइड होता है या लिंक होता है या कुछ शब्दांश जैसे 50 से 100 शब्दों में किसी टॉपिक पर जो सेंड किया जाता है लिख कर, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बिना समय गंवाए हुए। देखिए, कल वायुसेना के 70 स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड आपको स्लाइड डॉक्यूमेंट्स सेंड भी किया गया था। उतना ही इनफ है पीटी ओरिएंट, उससे ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए, जानकारी रखनी चाहिए, ज़रूरी नहीं हर चीज़ को एग्ज़ाम ओरिएंट ही समझना चाहिए। एग्ज़ाम में केवल पूछे तो ही जाके उस न्यूज़ को एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, हमारे जो कुछ राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गर्व का जो क्षण होता है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज आता है तो एक क्यूरियोसिटी के संदर्भ में आप जान सकते हैं। देखिए, कल स्थापना दिवस 90 स्थापना दिवस मनाया गया, तो 90 स्थापना दिवस के संदर्भ में कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। इसमें देखिए कुछ अपग्रेड किया गया है, वायुसेना को नई शाखा मिली है, वर्दी नहीं मिली है। तो इसके संदर्भ में आप लोग बस है ना, आप लोग देखिएगा क्या है न्यूज़ अपडेट, बस इसे एक की नोट्स इस पर बना लीजिएगा। जैसे आप लोग में कुछ चर्चा यहाँ किया हुआ है, जैसे पहली बार हो रहा है आज़ादी के बाद, ऐसा पहली बार हो रहा है कि वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कहा केंद्र की नई शाखा ऑपरेशनल वेपन ब्रांच की स्थापना की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये सब की नोट्स याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को काम दे देगा। कभी भी पीटी स्तर पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं गवर्नमेंट का, उसमें ये सब पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर वायुसेना का भविष्य के लिए बदलाव स्थापना दिवस की थीम था, तो थीम आपसे पूछा जा सकता है। इस 90 स्थापना दिवस जो मनाया गया, 90वां स्थापना दिवस, तो उसमें आपको क्या स्थापना दिवस की थीम थी, तो थीम आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब की फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ अपग्रेड हुए, उसे आप एक नज़र दे लीजिएगा, क्योंकि देखिए यूपीएससी और पीसीएस स्तर पर इस प्रकार के प्रश्न आपको मेंस और इंटरव्यू नहीं पूछे जाते, पीटी फैक्ट के रूप में आपको जरूर पूछे जा सकते। इसके थीम को क्या नया चीज़ ऐड किया गया है, तो उसे बस की पॉइंट के रूप में आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारत में जहां से तेल मिलेगा खरीदना जारी रखेगा पूरी, या वाशिंगटन में जाके जो हमारे
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ये बात कही गई है। और रूस के संदर्भ में देखिए कुछ मीडिया हाउसेस थे वहाँ इनसे सवाल जवाब कर रहे थे तो उनके जवाब में ये बात कही गई है। तो आप चीज़ें समझिए, विदेश नीति के संदर्भ में ये काम देगा आप लोग को। आप लोग कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। जब भी प्रश्न क्रिएट पूछेगा रूस और यूक्रेन के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण को जब भी पूछेगा तो आप इस न्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं उस भारतीय दृष्टिकोण के संदर्भ में। देखिए पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा बोला गया है क्या, किसी भी देश ने भारत को रूस से तेल खरीदने के रोकने के लिए मना नहीं किया है। ऐसा यह रहता भी है, कोई भी देश किसी को आदेश नहीं देता है, बल्कि एक के विश्व में ऐसी मंशा, ऐसी प्रक्रिया चलती है कि मान लीजिए अमेरिकी गुट है, अमेरिकी गुट के जो भी सदस्य होंगे वो अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है अपने स्टेट के लिए तो देखा देखी उस गुट के सभी लोग लगाते हैं ताकि अमेरिकी जो प्रभाव उन पर है उससे उनको बचाया जा सके, उनके जो हित है उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो भारत एक न्यूट्रल देश के रूप में हमेशा रहा है। वो किसी भी ऐसे मामले में न तो अमेरिका के पक्ष में रहता है पूर्णतः, न ही रूस के पक्ष में पूर्णतः रहता है। और आप लोग जानते ही एक दो ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में अभी विश्व था, पर हाल ही में चीन भी एक स्पष्ट ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में उभरा है। तो देखिए अमेरिका ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिया था कि तेल नहीं खरीदना है, तो अपने देश के लिए यह बात कही थी। तो इसके गुट के लोग भी उसके साथ चल दिए, आगे बढ़ दिए और रूस से तेल नहीं खरीदना शुरू किए। जैसे यूरोपियन कंट्री के बहुत से देश थे, पर भारत ने अपने हित को सबसे प्रमुखता देते हुए भारतीय उपभोक्ताओं के संदर्भ में वो रूस से सस्ते दरों पर तेल, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी इस प्रकार के बैन लगाए जाते हैं तो मान लीजिए चीन पर या रूस पर बैन लगा है तो तेल का आयात है ना, तेल का जो रेट है वो कम हो जाता है। रेट कम हो जाता है क्योंकि इसके पास तेल की मात्रा अधिक है, तो रेट कम हो जाता है, जिसके वजह से भारत उससे सस्ते दरों पर तेल खरीदता है। कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पर रूस के खिलाफ यूक्रेन के खिलाफ जो रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके तेल की दाम गिर गए और ऑटोमेटिक जब डिमांड कम हो जाता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है। तो स्टॉक जो है, स्टॉक तो उतना ही रहेगा ना। मान लीजिए तेल 100 बैरल है, मान लीजिए प्रतिदिन 100 बैरल वो तेल निकाल रहा है। पहले था कि 90 बैरल उसकी खपत थी, मांग थी। अब जब डिमांड ही कम हो गई तो सप्लाई भी उसकी कम हो जाएगी, तो सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। तो ये स्टॉक डेली अब निकल रहा है, 100 ये जमा होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा किसी देश के पास, उसके पास अथाह संपदा हो जाएगा, स्टॉक संपदा हो जाएगा, उसे खरीदार कोई नहीं होगा। इसलिए इसे सस्ते दरों पर उसे स्टॉक को निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसके लिए जो भी देश राजी होते हैं सस्ते दरों पर खरीदने के लिए, तो वो उससे अपना नेगोशिएशन करके अपने आयात निर्यात को संतुलित करते हैं। तो इसमें भारत उस अवसर का लाभ उठाता है। और साथ ही साथ यहाँ से इनसे सवाल पूछा गया था। देखिए आप लोग ये समझिएगा हरदीप सिंह पुरी क्यों गए हैं, तो वहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा पर अमेरिकी अधिकारियों से बात हो रही है, चल रही है भारत अमेरिकी देशों के बीच। तो उसी संदर्भ में वाशिंगटन पहुँचे हैं और कहा कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार अर्थात भारतीय सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए यह करेगा और करता भी रहेगा, क्योंकि हमारे हित, हम संप्रभु राष्ट्र है, हम किसी के दबाव में आकर काम नहीं। ऐसा ये बात इन्होंने नहीं कहा, पर इनके बातों से यही झलकता और हमेशा भारत इसी पक्ष में रहा है कि हम सक्षम रूप से अपने विदेश नीति को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसके संदर्भ में हम अपने कार्य और गतिविधि कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ओपेक की भी चर्चा हुई है, तो ओपेक के संदर्भ में आप लोगों को प्ले लिस्ट में बहुत बार चर्चा की गई है। ओपेक क्या है, ओपेक के संगठन किस रूप से काम करते हैं, ओपेक के कितनी सदस्य संख्या है, सभी पर चर्चा की गई। तो आप लोग प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ओपेक को भी हरदीप सिंह पुरी मानते हैं तेल उत्पादन का निर्णय करना ओपेक का संप्रभु अधिकार है। जैसे हमारा तेल खरीदना संप्रभु अधिकार है, वैसे ही उस संगठन में जो संप्रभु अधिकार है वो तेल का निर्धारण कैसे करेंगे, रेट कैसे करेंगे, कितना तेल उत्पादन करना, उस सामूहिक रूप से वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है, संप्रभु अधिकार है। तो दोनों के हित प्रभावित न होंगे, ऐसी चर्चा इनके द्वारा की गई है। तो इससे संदर्भ में देखिए, जब भी
इस प्रकार के मामले आते हैं तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेल नीति भारत के लिए हमेशा समस्या रहती है और इसको संतुलित करने के लिए भारत क्या करता है, क्या किस रूप से अपने नीति निर्धारण करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से क्रिएट किए जा सकते हैं, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई के द्वारा पूछताछ की गई। हाल ही में देखिए इनके द्वारा कुछ बात कही गई थी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कि वहाँ पर 2017 में जब वो राज्यपाल बनाया गया था, जब 2018 में जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर कुछ भ्रष्टाचार के स्तर देखने गए थे। उनको डिमांड किया, उनको ऑफ़र किया गया था कि आप किसी फाइल को पास आउट कर दीजिए तो आपको उसके बदले 300 करोड़ दिया जाएगा। उसी मामले में सीबीआई ने इनसे पूछताछ की है और उसके संदर्भ में कुछ बातें की है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें की फैक्ट देखना है। क्या राज्यपाल के पास इतनी शक्ति होती है किसी मामले को इस प्रकार से सामूहिक रूप से बोलने का, या उसके संदर्भ में आदेश अपने बातों को रखते हुए संबंधित संस्थाओं को स्वतः संज्ञान लेने के लिए प्रभावित करने का। तो यह सब अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। यह देखिए जैसे राष्ट्रपति राज्य भारत का, या जिसे कूटनीतिक भाषा में या पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य बोला जाता है, वैसे ही राज्य में भारत के लिए राष्ट्रपति सर्वप्रमुख होते हैं। तो वैसे ही राज्य, अच्छा जो हमारा स्टेट है उसके लिए सब प्रमुख राज्यपाल होता है, उसे वहाँ पर सारी शक्तियाँ प्राप्त है और वो इस संदर्भ में कुछ भी कर सकता है जो संविधान उन्मुख बातें होंगी। सॉरी। तो यहाँ पर चीज़ें आप समझने वाली बात है। इससे पहले 2-3 की फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। 2017 में बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और इन्हीं के कार्यकाल में 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके राज्यपाल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। तो आप देखिए इस न्यूज़ को देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ऐसा भी इसे कर सकते हैं, यूट्यूब पर सत्यपाल मलिक 300 करोड़ या तो भ्रष्टाचार लिख के आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको यह वीडियो डायरेक्ट वीडियो को सुनिएगा, वीडियो को ही सुनिएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि यह प्रिंट मीडिया है। आप अगर विजुअली इनको सुनिएगा तो समझ पाएगा इनकी मंशा क्या थी, किस संदर्भ में बातें कर रहे थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो वक्तव्य आते हैं इस प्रकार से, तो केस स्टडी में आप लोग इसे यूज कीजिएगा। ताकि देखिए होता क्या है, इससे आप लोग आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और आप एक बेहतर निर्णयकर्ता होते हैं, निर्णय लेते हैं कि कोई व्यक्ति किस रूप से इस पद पर जाकर बातें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के संदर्भ में बातें कर रहा है। आप इस प्रिंट मीडिया से नहीं समझ पाएंगे इनके व्यू को। तो इसलिए मैं इनके संदर्भ में बात बोल रहा हूँ कि आप जाके वहाँ पर वीडियो इनको देखिएगा तो चीज़ें समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर यह टॉपिक काम करेगा। देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में यह आएगा। यह आज का न्यूज़ जो है, चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग से संबंधित शक्तियाँ क्या है चुनाव आयोग को या निर्वाचन आयोग को। इस संदर्भ में जब भी चुनाव चिन्ह के संदर्भ में मामले उठते हैं, तो बहुत बार ऐसे मामले उठे हैं, न्यायालय तक गया है, तो इस संदर्भ में आप लोगों को बातें प्रश्न बार बार देखने को मिल जाएगा एग्जाम मेंस में, या तो इंटरव्यू में डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है। जब भी विवाद रहेगा, अगर किसी का इंटरव्यू होगा तो इससे रिलेटेड प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। और पीटी में इसके पीटी फैक्ट जो पॉइंट होते हैं, जैसे आर्टिकल चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल पूछ सकता है, या किस शक्ति के तहत चुनाव चिन्ह निर्देशित करने की शक्ति प्राप्त है चुनाव आयोग को, या देने की शक्ति प्राप्त है, तो इससे रिलेटेड पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। तो देखिए चुनाव आयोग, यहाँ इसके न्यूज़ को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसके मेन पॉइंट को देखेंगे। तो चुनाव आयोग शनिवार को उद्धव ठाकरे को और एकनाथ शिंदे को नेतृत्व वाली शिवसेना गुटों को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है। अभी उपचुनाव होने वाले हैं अंधेरी पूर्व में, वहां पर दोनों गुटों को यह बोल दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि अभी जो शिवसेना के ओरिजिनल जो चुनाव चिन्ह है जिसमें धनुष बाण है,
जिस पर दोनों गुट दावा कर रहे हैं उनको है ना अभी यूज़ नहीं करना। इसके लिए आयोग अंतरिम आदेश से संगठन पर नियंत्रण के लिए दावे कर रहे दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को अपने अपने गुट के लिए सोमवार तक केवल 3-3 नाम विकल्प दीजिए अपने, और साथ ही साथ नए चुनाव चिन्ह का सुझाव देने को भी कहा है। आप 3-3 विकल्प दीजिए हमें, उसके बाद इसका निर्णय हम लोग लेंगे कि क्या है आपको कौन पार्टी स्थापित करना है, या मूल रूप से चुनाव आयोग का जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो किसे जाएगा। इसके संदर्भ में बहुत से राजनीतियाँ होती रहती है और बहुत बार देखने को मिलेगा। एक बार 20 पार्टियाँ जाके किसी संदर्भ में बातें की थी चुनाव चिन्ह के संदर्भ में। बार बार ये राज्यों में आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या तो महाराष्ट्र में, या तो साउथ के बहुत से राज्यों में आपको ऐसे विवाद देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न आपको वहाँ से क्रिएट होता है। तो जितने भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे उसमें यह जो की नोट्स आप लोग को दिया जा रहा है वो आप लोग को वो काम देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये की नोट्स को आप लोग ऐप पर भी अवेलेबल PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, उसका की नोट्स बना सकते हैं, और जो अतिरिक्त जानकारी वहाँ दी जाती है वो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इसके लिए ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप बिना डाउनलोड किए आप लोग अवेलेबल नहीं हो सकता है और परचेज करना होगा। उसका बहुत लो प्राइस रखा गया है और जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। बहुत से स्टूडेंट का क्यूरी आया है कि वो दिसंबर तक ही दिखा रहा है, 2022 तक। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, वो सॉफ्टवेयर का डाटा होता है, वो जैसे ही दिसंबर 31 आएगा, वो 31 दिसंबर 2022 जैसे ही 1 जनवरी 2023 आएगा वो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए कोई भी स्टूडेंट कोई प्रकार की शंका नहीं है, केवल आप लोग पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चुनाव चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले तो ये आप लोग को जानना चाहिए कि चुनाव चिन्ह होता क्या है, क्या यह क्यों इतना जरूरी होता है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है। जैसे अगर हम कमल छाप देखते हैं तो सबसे पहले क्या हम लोग को नज़र आता है कि यह भाजपा पार्टी का चिन्ह है, और हम लोग विजुअली ये समझ जाते हैं कि यह भाजपा पार्टी का। हाथ छाप, हम पंजा छाप देखते हैं तो उससे क्या है, यह राष्ट्रीय कांग्रेस दल का यह पार्टी है। इसी प्रकार बहुत से राजनीतिक दल है, हाथी छाप है, या इसी प्रकार से लालटेन छाप है, तीर का भी निशान है, तीर का निशान जो जदयू पार्टी का है। तो इस प्रकार से देखिए राजनीति चिन्ह से डायरेक्ट हम उस पार्टी के संदर्भ में, उसके पार्टी के जो भी बैकग्राउंड है उसके संदर्भ में आकलन कर लेते हैं। इसलिए मानकीकृत प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी को, क्योंकि देखिए सभी साक्षर नहीं थे जब हम स्वतंत्रता जब प्राप्त किए थे, अर्थात जो सत्ता का हस्तांतरण 1947 में हुआ था, उसमें जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था। तो लोग सिंबल से ही लोग समझ पाते थे क्या राजनीतिक पार्टियाँ कौन सी। अब मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं तो जाके ही नहीं पढ़ पाए ये भाजपा है या कांग्रेस है या बहुजन समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय दल, ये पढ़े लिखे लोग समझ पाते हैं, पर अनपढ़ लोग ये कैसे समझते। इसके लिए ही सिंबल का भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा सिंबल टेक्निक डेवलप किया गया और सिंबल से ही लोग समझ सकते थे कि यह पार्टी कौन रूप से है। अगर भाजपा है तो समझ जाता था कि उसमें तो भाजपा नहीं था 47 के क्रम में, उसमें कांग्रेस थी। मैं वर्तमान रूप से बात कर रहा हूँ। तो कोई भी अनपढ़ भी यह समझ सकता है कि ये वह कौन सी पार्टी का चिन्ह है। तो इसलिए यह चीज़ें की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग चीज़ों को समझिएगा। अब यह चिन्ह पर उपयोग पार्टियों द्वारा अपने प्रचार चुनाव जो अभियान होते हैं उसके दौरान किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इसे दर्शाया जाता है ताकि वह मतदाता संबंधित पार्टी के अधिकार पर अपना प्रतिनिधि चुनता है। अभी भी हमारी बहुत सी जनसंख्या अनपढ़ है, अर्थात वो साक्षर नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकती, पर उन्हें वोट देने का अधिकार तो प्राप्त है ना। जो भी 18 वर्ष से अधिक हो जाए उसे वोट देने का अधिकार है। तो वो जब जाता है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन में तो वो पढ़ नहीं पाएगा, तो सबसे बड़ी समस्या उसे वोट किसे देगा। तो इसलिए सिंबल टेक्निक डेवलप किया गया जिसके आधार पर पार्टियों को जो सिंबल होता है उसी पर वो समझ जाता है ये पार्टी है, हम अमुक पार्टी को वोट देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कांग्रेस को वोट देना चाहेगा, कोई भाजपा को वोट देना चाहेगा, कोई अन्य पार्टी को, तो सिंबल के आधार पर ही निर्देशित करता है। कितनी बड़ी या लोकतंत्र को बहाल करने कितना बड़ा यह टेक्निक है, आप इसी से समझ सकते हैं। इसके लिए साक्षर होना जरूरी नहीं है कि हम सिंबल को बिना समझे ही वोट दे दें। तो यह समझने की ज़रूरत है कि यह किसी लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए भी राजनीतिक पार्टियां
को प्रतीक चिन्ह बहुत ज़रूरी हो जाता है और यह एक समान प्रक्रिया के रूप में देखने को भी मिलता है। और नोट याद रखिएगा, इसके तहत जब भी चुनाव चिन्ह के संदर्भ में चर्चा होगी तो इसका प्रावधान मुख्यतः निरक्षर लोगों के लिए मतदान सुविधा पेश किया गया था, जो वोट डालते समय पार्टी का नाम पढ़ने में अक्षम थे, जो मैंने बात बोला आपको। इसलिए इसका कारण शुरुआती समय में नहीं था, पर धीरे धीरे यह इतना सशक्त हो गया कि चुनाव चिन्ह ही किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतीक चिन्ह बन गया। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कांग्रेस अगर चाहे, मान लीजिए कांग्रेस को यह बोला जाए कि अपना जो चिन्ह है पंजा छाप, उसे आप हटा के दूसरा ले लीजिए, वो सारी एड़ी चोटी का जोर लगा लेगा इस सिंबल को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि यह पूरी राजनीतिक इतिहास का इसका यह प्रतीक के रूप में यह माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी सभी भारत के सभी जनता यह जानते हैं कि पंजा का मतलब क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस दल। अगर इससे जैसे ही यह चेंज होगा तो उसके लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और उसके जो मूल मत है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है चुनाव चिन्ह किसी भी, इसलिए सभी लोग इस पर विवाद उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। ओरिजिनल जैसे शिवसेना का मामला देखने को मिला है। इसलिए दोनों गुट इसे प्राप्त करना चाहते हैं और दोनों इस पर दावा कर रहे हैं। अपना अपना आधार है दोनों का दावा करने का, पर इसमें चुनाव आयोग क्या या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, तो आप तब तक वेट कीजिए, जब तक आता नहीं है तब तक हम लोग इस पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बैकग्राउंड जो है उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर चर्चा होगा, जब भी चुनाव चिन्ह की चर्चा आएगी ना, तो 1960 के दशक में प्रस्तावित किया गया चुनावी प्रतीकों का विनियमन, आरक्षण और आवंटन संसद में कानूनी यानी प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए, ऐसा आदेश आया था। उसी के संदर्भ में आप लोगों को यह चर्चा देखने को मिलेगी। इस प्रस्ताव में जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि राजनीतिक दलों की मान्यता निगरानी चुनाव चिन्ह, आरक्षण, आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों तक की जाएगी। तो यह आपको आदेश बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी इस प्रकार के मामले आपके सामने आएंगे। तो इसी के निर्देश में इसकी आर्टिकल जो आदेश है उसके जो पैरा है उसी के संदर्भ में चुनाव आयोग निर्णय लेता है। तो क्या है शक्तियाँ, क्या है इसके संदर्भ में, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग को प्राप्त शक्तियाँ इस आदेश के संदर्भ में क्या है, तो हम लोग देखते हैं। चुनाव चिन्ह, आरक्षण, आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने, चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। याद रखिएगा, मूल संविधान में यह चर्चा इसके संदर्भ में नहीं है, या जनप्रतिनिधि अधिनियम उसमें भी नहीं है, उसमें बस चुनाव चिन्ह की चर्चा है। पर देगा किस अधिकार के तहत, यह चुनाव आदेश जो 1968 है उसके तहत इसका निराकरण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी क्रिएट किया जा सकता है। अब यह जो आदेश था 1968 के पैरा 15 याद रखिएगा आप लोग, पैरा 15 या धारा भी से आप लोग कर सकते हैं, पर पैरा के रूप में ही याद रखिएगा, 15 याद रखिएगा, बस 15 से ही तहत प्रतिद्वंदी समूह, अर्थात प्रतिद्वंदी समूह जैसे राज ठाकरे और ये जो जो आपको विवाद के प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे और एकनाथ सिंह जो हैं प्रतिद्वंदी ग्रुप, उनके संदर्भ में समझ लीजिएगा आप लोग, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए आप लोग को। तो देखिए, प्रतिद्वंदी समूहों और किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों को अपने नाम प्रतीक दावा करने का फैसला करता है। यह पारा 15 ही किसी, मान लीजिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का जो गुट है, प्रतिद्वंदी समूह है, या किसी राजनीतिक दल अर्थात शिवसेना के वर्गों के बीच जो विवाद उत्पन्न होगा, तो उसके नाम और प्रतीक पर दावा का फैसला इसी पैरा के तहत चुनाव आयोग करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आयोग का निर्णय ऐसे सभी प्रतिद्वंदी वर्गों समूहों के लिए बाध्यकारी होगा। चुनाव आयोग अगर ऐसा कर देता है तो आप उसके एवज में कहीं दूसरा बार पिटीशन दायर नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग को ऐसी शक्ति दी गई है। और यह तभी फैसला लेता है जब सारे पक्षों को सुनता है, सारे पक्षों के ऐतिहासिक और जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उस दल के संदर्भ में, क्योंकि कोई भी दल गठन होता है ना, उसका एक संविधान होता है, और संविधान उस दल का संविधान क्या कहता है उसका भी आकलन चुनाव आयोग कहता है। उसी के आधार पर यह निर्णय लेता है, और ये जो निर्णय लेगा वो बाध्यकारी होगा, दोनों को मानना होगा।
ऐसा नहीं कि फिर इसके एवज में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है, यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के बीच के विवाद पर भी लागू होता है। राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए भी होता है, राज्य जो पंजीकृत पार्टियां होती हैं उनके लिए भी यह लागू होता है। यही सिस्टम, यही जो पैरा आदेश है वो आपको लागू होंगे। नेक्स्ट है, नोट याद रखिएगा कि पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के विभाजन में चुनाव आयोग आमतौर पर युद्धरत गुटों में अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने का सलाह देता है। देखिए, अगर पंजीकृत नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त, पंजीकृत है पर लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, मैंने चुनाव में कितनी राजनीतिक पार्टियां कौन कौन से होती है उसके संदर्भ में भी वीडियो एनालिसिस किया है, तो आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जरूर जो देखते हैं उनको समझ में आ रहा होगा पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां कौन होती हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिए, तो आने वाले जो भी न्यूज होंगे वो आप लोग को समझने और उसके संदर्भ में विजुअलाइजेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए आप लोग वीडियो पहले देख लिया कीजिए, जो छूट गया है उसे प्रयास कीजिए। आप एक टारगेट ले लीजिए कि हाँ मुझे इतने दिनों में यह वीडियो समाप्त कर लेना है, उसके संदर्भ में की नोट्स बना लेना है, ताकि जो आगे आने वाला न्यूज है उसके लिए आप लोग के लिए आसानी हो। तो चलिए, इसके लिए होता क्या है, नोट में पंजीकृत है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त है। विभाजन के लिए चुनाव आयोग आमतौर पर युद्धरत गुटों, अर्थात मान लीजिए पंजीकृत नहीं है, पंजीकृत है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, तो उनको क्या बोलेगा आयोग, अपने स्तर पर इसे सुझाव दीजिए, नहीं तो अदालत जाइए। पर पंजीकृत रहेगा जो पार्टियां, उसके लिए आयोग ही सभी चीज़ों फैसला करता है, क्या है नहीं है, क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारण कैसे किया जाता है, अब यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि चुनाव आयोग निर्धारण कैसे करेगा कि किस गुट को यह अधिकार देना चाहिए कि उसका ओरिजिनल जो दल है, जैसे शिवसेना की सिंबल कौन यूज करेगा। उसके लिए कुछ बातें की गई है आदेश में, जो 1968 का आदेश है उसमें। चुनाव आयोग मुख्य रूप से एक राजनीतिक दल के भीतर संगठनात्मक इकाई और उसकी विधायी इकाई के दावेदारों द्वारा प्राप्त समर्थन का पता लगाता है। किस संगठन में कितना संगठनात्मक इकाई किस दावे की ओर जा रही है। मान लीजिए संगठन में, इस संगठन में 100 मेंबर होंगे, आंतरिक मेंबर और विधायी इकाई सभी का रहता है राजनीतिक पार्टियों का, तो उसमें से कितने लोग उद्धव ठाकरे के साथ है, कितने लोग एक शिंदे जी के साथ है जो इस चुनाव चिन्ह को सपोर्ट करते हैं, तो उसका पता पहले लगाएगी। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद संगठनात्मक संभाग, उसका जो संगठनात्मक संभाग होता है, विभाग होता है, के मामले में आयोग पार्टी के एकजुट होने की स्थिति में पार्टी के संविधान, याद रखिए मैंने अभी क्या बोला था, संविधान, उसके पदाधिकारियों की प्रस्तुत सूची की जांच करता है। संविधान और उसकी सूची क्या है, प्रस्तुत जो सूची सभी पदाधिकारी जो वर्गीकरण किए जाते हैं, अध्यक्ष का, महासचिव का, और भी जो सचिव स्तर पर, जो केंद्रीय स्तर पर उनका जो वर्गीकरण रहता है किसी पार्टी में, उन पदाधिकारियों की प्रस्तुति सूची की जांच करता है, वो क्या बोल रहे हैं इस संबंध में। तो संविधान और उनके पदाधिकारियों का भी जो राय रहेगा उसको चुनाव आयोग देखता है। उसके बाद करेगा भारत निर्वाचन आयोग संगठन के शीर्ष समितियों की पहचान करता है, पता लगाता है कितने पदाधिकारी सदस्य या प्रतिनिधि प्रतिद्वंदी द्वारों का समर्थन करते हैं, कितने उद्धव ठाकरे जी का समर्थन कर रहे हैं, कितने एकनाथ शिंदे जी का समर्थन कर रहे हैं, और जिनका वोट ज़्यादा रहेगा, समर्थन का संख्या ज़्यादा रहेगा, उसी के संदर्भ में बातें की जाती है, उन्हीं को दी जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करता है चुनाव आयोग, विधायी संभाग के मामले में पार्टी या दल प्रतिद्वंदी शिविरों में सांसदों अर्थात जो संसद सदस्य होंगे, विधायकों जो विधानसभा के सदस्य होंगे की संख्या का आकलन करती है। निर्वाचन आयोग इन सदस्यों द्वारा दायर किए गए हलफनामों को विचार कर सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसका समर्थन करते हैं वे। तो जितने भी सांसद होंगे और विधायक होंगे, तो दोनों गुट में किनका समर्थन कर रहे हैं उन पर भी विचार करेगी। उसके बाद चुनाव क्या करता है, चुनाव आयोग एक गुट के पक्ष में विवाद का फैसला कर लेता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं को अपनाकर चुनाव आयोग अब यह फैसला करता है कि किस गुट की संख्या सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है इस दल के चुनाव चिन्ह को प्राप्त करने के लिए, वो मूल जो दल है उसके चुनाव चिन्ह को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद फैसला वो लेता है। तो यही पर प्रक्रिया
इस मान्यता प्राप्त पार्टी के नाम और प्रतीक के हकदार होने के लिए अपने संगठनात्मक और विधायी विंग के पर्याप्त समर्थन प्राप्त करता है। अब चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से दे देता है। और ध्यान रखिएगा, यह दूसरे समूह को स्वयं को एक अलग राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है। अब मान लीजिए उद्धव ठाकरे के संदर्भ में फैसला आता है तो एकनाथ शिंदे जी को बोला जाएगा कि आप एक अलग पार्टी बनाइए और पंजीकृत होइए, हम आपको अलग एक सिंबल देंगे। अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे जी के समर्थन में अगर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग का निर्णय आता है तो उद्धव ठाकरे जी को ये बात बोली जाएगी कि आप एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाइए और आपको अलग चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास संसद की संख्या ज़्यादा है, उनके रायों की संख्या ज़्यादा है, विधायकों की संख्या ज़्यादा, उनके विधायकों की जो राय है उनके समर्थन में अधिक है, तो इसलिए और जो उनके कोर मेंबर कमेटियाँ हैं, जो मूल जो शिवसेना है उसकी कोर कमेटियां हैं, उनके अधिक समर्थक एकनाथ शिंदे जी के संदर्भ में है। तो राजनीतिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसका अधिकार उन्हें ही दिया जाएगा, न कि आपको। क्यों आप उनके संस्थापक सदस्य के बेटे क्यों ना हो। तो देखिए, यही प्रक्रिया सभी पार्टियों के साथ अपनाई जाती है। जिनमें भी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद होगा, प्रक्रिया यही है। गुट 2 गुटों की या 3 गुट, जो इतने गुट यहाँ बनेंगे सभी का यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया यही है। अब जब यह गुट चर्चा में है तो चुनाव आयोग भी चर्चा है, तो चुनाव आयोग के संदर्भ में हम लोग चर्चा देख लेते हैं क्या है शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग के बारे में हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आप लोग ध्यान रखनी रिकॉल करने के लिए। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संचालन करता है। तो ये क्या क्या चुनाव किनका करेगा, लोकसभा का करेगा, राज्यसभा का कराएगा, राज्य विधानसभाओं का कराएगा, राष्ट्रपति कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पंचायती राज का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है बल्कि राज्य निर्वाचन कराता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो चुनाव आयोग जो सेंट्रल में है, जो चुनाव आयोग जो बार बार चर्चा में है, वो नहीं कराएगा बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। उसी ही निर्देशन में सारे चीज़ पंचायती राज चुनाव होते हैं। हालांकि कोऑर्डिनेशन जरूर होता है, पर सीधा प्रत्यक्ष निर्देशन इसके द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। अब भारत के संविधान भाग 15 जो है, भाग 15 चुनावों से संबंधित है और चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की चर्चा करता है। तो उसी भाग के तहत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के संविधान के अनुसार की गई है। तो याद रखिएगा, 25 जनवरी को 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप लोग को पीटी फैक्ट के रूप में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब याद रखिएगा, अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद, जब भी मैं संविधान की बात करता हूँ ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के संविधान की मैं चर्चा करता हूँ। अब बार बार भारत के संविधान लिखना सही नहीं रहता है, पर आप लोग जब भी संविधान की चर्चा लिखूंगा मैं आगे आने वाले समय में या पहले भी कभी लिखा होगा, तो याद रखिएगा भारत के संविधान के संदर्भ में ही बातें की जा रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 324 से लेकर और 329 के बीच, 324 और लेकर 329 के बीच आपको चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल और पात्रता से संबंधित जो अधिकार प्राप्त है उसकी चर्चा इस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो आप लोग इसके संदर्भ में भी चीज़ें समझ जाइएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसी से कोऑर्डिनेट करके पीटी भी पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न कहाँ से आता है। अब मैंने चर्चा जब चुनाव आयोग के संदर्भ में कर दिया तो प्रश्न चुनाव आयोग से आएगा, तो उसी बैकग्राउंड के तहत होगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस है ना, आप लोग का कंप्लीट कोर्स है। ये आपके पूरे करेंट, आपका मान लें जितना भी करेंट आएगा ना, नेशनल, इंटरनेशनल, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस का भी 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो इस सारे को कवर कर देगा करेंट का इशू। और साथ ही साथ सिलेबस आपका यहाँ पर कम से कम 45 से लेकर 50% आपको कवर करा देगा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस। आपका जो 1 साल का कंप्लीट तैयारी जो स्टूडेंट कर रहा है, तो आप लोग इसे महसूस भी करते होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए अगर महसूस कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है चंद्रयान
टू ने चंद्रमा के सोडियम का पता लगाया। ये आप लोगों को साइंस टेक वाले टॉपिक मिलेगा, हालांकि मैं लिखना भूल गया था, तो ये साइंस टेक वाले जो जीएस पेपर होता है उसमें आपको कवर करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा जो चंद्रयान 2 है भारत का, उसने क्या किया है, और चंद्रमा 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास नाम जिसे दिया गया है, उसने क्या किया है कि पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। और हाल ही सॉरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा, इसलिए सब इशू हो रहा है। मैंने कल या परसों ही शायद मैंने आप लोगों का न्यूज़ एनालिसिस किया था, जिसमें चंद्रयान 2 का जो समाप्त हुआ कार्यकाल, वो अंतरिक्ष में कहीं खो गया है, उसके संदर्भ में उसकी उपलब्धि के बारे में आप लोगों को बताया था। उसी का यह कटा हुआ भाग जो आज छप रहा है न्यूज़ एनालिसिस में, तो आज आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी चर्चा किया गया है। चंद्रयान जो सॉरी मंगलयान के बारे में मैंने चर्चा की। सॉरी, मुझे कहीं स्लिप हो रहा था, इसलिए मैं चंद्रयान तो हाल ही में भेजा गया है, सॉरी मंगलयान के संदर्भ में चर्चा हुई थी। चलिए, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, ह्यूमन एरर हो ही जाता है। यहाँ चंद्रयान 2 की चर्चा है, सॉरी। तो इसने क्या किया, यह देखिए कि सोडियम का पता लगाया, पहली बार हुआ है ऐसा। और इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर है, उसने सोडियम का पता लिया। जो एक्सरे इस पर लगा हुआ, जिसे क्लास नाम दिया गया है, उसने ही पता लिया। तो पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग से पूछ सकता है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के द्वारा किसकी खोज की गई है। तो ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन देने के बाद इसमें सोडियम भी रह सकता है, सोडियम ठीक होगा। किसके द्वारा की गई, तो क्लास के द्वारा की गई है। या क्लास किसके हाल ही में चर्चा का कारण क्या था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। और द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 2 ने पहली बार क्लास चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे नाम दिया गया क्लास का उपयोग कर चंद्रमा प्रचुर मात्रा में सोडियम का प्राप्त किया है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, पीटी फैक्ट के रूप में उपयोग में आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। या पीसीएस स्तर पर, यूपीएससी में भी प्रश्न क्रिएट किया जा ऑप्शन देकर, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम वहाँ तो पूछेंगे ही। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो सुझाव जरूर दीजिए। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। युक्ति आईएएस कितना इंडिया का लोएस्ट प्राइस पर आप लोगों को चीज़ें अवेलेबल करा रहा है। तो सोच सकते हैं 199 में आप लोगों को 1 साल का करेंट दैनिक न्यूज एनालिसिस प्रोवाइड करा रहा है, की नोट्स। इंडिया में इससे सस्ता कुछ नहीं है। आप लोग सर्च कर सकते हैं कहीं भी जाकर कि जिसका न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है, उसका की पॉइंट दिया जा रहा है, साथ में जो भी क्यूरी है उसको अपने स्तर पर सॉल्व किया जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें इसके अतिरिक्त 199 में आप लोग बहुत सा चीज़ और भी दिया जाएगा समय पर। आप लोग घबराइएगा नहीं, अभी बहुत से सीरीज आरंभ होने वाले हैं, तो आप लोग चीज़ें उसी के अनुसार देखते चलिएगा। देखिए यहाँ पर एक पीटी फैक्ट है, इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। रूस और अमेरिका के पास दुनिया का 90% परमाणु हथियार है। 9 राष्ट्रों के पास है 12,705 परमाणु हथियार। तो ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के पास लगभग 5428 परमाणु हथियार है। वहीं आपको सॉरी रसिया के पास लगभग 5,977 परमाणु हथियार है। तो रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास दूसरे नंबर पर। उसके बाद आपको चीन आएगा 350 लगभग वहाँ पर है। ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इंडिया, उत्तर कोरिया सभी के पास, इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। तो 9 राष्ट्र के पास परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो याद रखिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है पीटी फैक्ट के रूप में, तो इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए, पंकज अडवाणी ने 25वीं विश्व ट्रॉफी जीती है, तो यह पीटी फैक्ट के रूप में आपसे पूछ सकता है। तो विश्व जो चैम्पियनशिप बिलियर्ड्स में है, उसमें आपको हम वतन जो सौरभ कोठारी है, उनको हराकर
यह 25वीं बार राष्ट्रीय विश्व ट्रॉफी जीती है। तो आप लोग को यह पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, तो ज़रूर इसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। और जो महिलाएं हैं वो और पुरुष भी हैं साथ में, ये आज का ये जो मोटिवेशनल जो चीज़ें दी गई है ना, उसे ज़रूर पढ़िएगा आप लोग खाली समय में, ठीक ना। कि कोई मिट्टी का दिया बना था, वह बेच रहा था, परिवार का पाल रहा था, उसने स्ट्रीट फुटबॉल जो विश्व कप चलेगा उसमें भाग लेगा। यह कितनी बड़ी उपलब्धि होगा। जिद और जुनून में जीती ज़िंदगी की दौड़, यह उपलब्धि जो है इनके द्वारा प्राप्त की गई है। और देखिए ये सब चीज़ें न मोटिवेट करती है। तो आप लोग खाली समय मिले तो ज़रूर देखिएगा, समझिए कोई व्यक्ति किस हद पर जाकर काम करता है और अपनी तकदीर बदलता है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है 9 अक्टूबर को, तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें दी गई है, अपडेट दिया गया है, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा पीटी फैक्ट के रूप में। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं इसमें करना है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1874 में 22 देशों में पोस्टल यूनियन का गठन के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1875 में यह यूनियन अस्तित्व में आया था। उसी के उपलक्ष्य में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिए पीटी फैक्ट के रूप में। नीचे हम लोग बात करेंगे, अभी नीचे पेपर में थोड़ा सा आज, अब दिवाली से पहले मिलेगी पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त। यह किस्त याद रखिएगा कब मिलती है, कब कब मिली है, क्योंकि इससे प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस बार बोलता हूँ। ये सब चीज़ों को नज़र रखते रहिएगा ताकि एक्टिव मोड में वर्क कीजिएगा तो प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस बार लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में तकरीबन 20,000 करोड़ से अधिक राशि दी जाएगी। और अब तक लगभग 11 किस्तों में लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। आपको यह याद रखिएगा, यह सब प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नीचे है, देखिए एक न्यूज़ यहाँ भी है, आप लोग पीटी फैक्ट के रूप में इसे देख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण को भी मिलेगा गति शक्ति, तो इसके संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया। विश्व स्टील उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। स्वाभाविक रूप से बड़े उत्पादन उद्योग के कबाड़ भी निकलता है, लेकिन इसकी रिसाइकलिंग की गति अभी कम है। धातु और कबाड़ की रिसाइकलिंग पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकती है, इसके लिए कुछ कार्य दिशा किया जा रहा है। तो ये आप लोग की पॉइंट बना लीजिएगा इसका, ताकि आपको एग्ज़ाम में काम दे। तो ये सब चीज़ छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, बार बार ये राजनीतिक दलों में जवाबदेह बनाना जरूरी है, तो चर्चा में रहा है रेवड़ियाँ, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ, उसके संबंध में लगातार चर्चा में आ रही थी। इस साल मैंने आप लोग को गेस किया है क्वेश्चन, इससे आपको यूपीएससी में पीसीएस के मेंस में प्रश्न देखने को मिल जाएगा 2023 के दरमियान जितने भी मेंस होने वाले हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसे कवर के लिए इस पर विशेष कुछ बातें नहीं की गई, वही घुमा कर कुछ और भी बातें की गई। बस नज़र रखिएगा क्या क्या, अगर 1-2 पॉइंट मिलता है तो उसे कवर कर लीजिएगा। भारत चीन कृषि क्षेत्र कार्यरत श्रमिकों का यह डाटा दिया गया है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जब भारत चीन संदर्भ में बात की जाएगी या भारतीय कृषि के संदर्भ में बात की जाएगी, तो आप इसे आंकड़े के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आप लोग का आंसर इम्प्रूवमेंट हो। और डाटा एनालिसिस ऐसे ही यूज किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलात्मकता के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, उसके संदर्भ में एक न्यूज आर्टिकल आया और ये बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार बोलता हूँ कि सनातन धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जाता है। मैं शुरू से यह बात बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, किसी को यह अधिकार नहीं है कि जो मौलिक रीति रिवाज है उसमें कोई बदलाव करे, क्योंकि यह आस्था का प्रश्न है। और आस्था का जब भी प्रश्न हो जाता है तो यहाँ पर राज्य की भूमिका बढ़ जाती है, और राज्य जब भूमिका बढ़ेगी तो वह युक्तोयुक्त प्रतिबंध लगाएगी, तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर चीज़ें और भी आपके एग्जाम ओरिएंट हो जाएगी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी समाज सोसाइटी में होती है ना, उसको निरंतर उसी रूप में चलने देना चाहिए। वो किसी भी धर्म या मजहब में हो, वो उसमें कोई बदलाव नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही राम की जो छवि है ना, लोगों में सौम्य रूप से है, सौम्य रूप से अर्थात सौम्य मृदु रूप से है, कि स्वाभाविक रूप से है कि
एक शांत प्रिय व्यक्तित्व के रूप में है और एक आदर्श के रूप में है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी स्त्री अगर पुरुष के रूप अपना पति चाहती है तो राम स्वरूप जो आकृति है या राम के रूप में जिनकी छवि बनी हो वैसे ही चाहती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि राम के किरदार में ही बदलाव कर दिया जाए। आप जो मीडिया हाउसेस हैं मनोरंजनात्मक मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए विजुअल VX जो बढ़ाया जाता है, उसके बाद इसका जो मॉडर्नाइजेशन करके प्रस्तुत किया जाता है, ये बहुत कहीं ना कहीं उसके लोगों के जो आदर्श हैं, लोगों के जो वैचारिक मत है उसको को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसी को लेकर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है इनके द्वारा और यह बहुत ही लगातार चर्चा में इधर कुछ दिनों से, जब से यह रामनवमी के बाद जब आदि पुरुष का जब लोकार्पण किया गया ट्रीजर का, उसके बाद से यह बहुत ही चर्चा में आया। अब बहुत से चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, जैसे इनके वेशभूषा को लेकर प्रश्न चिन्ह किया गया है, राम के, रावण के और भी जो किरदार हैं जैसे जो हनुमान हैं उनकी वेशभूषा को लेकर चर्चा किया गया है। तो ये सब चीज़ देखिए, जैसे जनेऊ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है जनेऊ को। तो किरदार जो हनुमान हैं उनमें जनेऊ के जगह चमड़ा का उपयोग किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं देखिए यह भारतीय संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है स्वतंत्रता के नाम पर कि हम स्वतंत्र हैं अपने अधिकारों को, अपने वैचारिक मत को देने के लिए। पर देखिए यहाँ बात अड़चेगी। अभी इस पर वेट एंड वॉच हम लोग करते हैं, कुछ दिन और वेट करते हैं इस पर क्या फाइनल लोगों का नज़रिया आता है। देखिए अभी शुरुआत हुआ इसके संदर्भ में, पर मेरा भी यह मानना है कि आप मूल संस्कृति, किसी भी धर्म और संप्रदाय की मूल जो संस्कृति है उसमें आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ या किसी प्रकार का मनोरंजनात्मक बदलाव नहीं कर सकते हैं, नहीं तो विवाद उत्पन्न होगा और देश की आंतरिक जो शांति है वो भंग होगी। और आप उन धर्मों को टारगेट कभी नहीं कर सकते हैं, उनके किरदारों में कभी बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी अन्य धर्म के तुलनात्मक रूप से। तो यह आपको अधिकार कोई नहीं देता। इसी के संदर्भ में आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, आपका व्यू क्या है। तो स्वतंत्र होकर आप ये बात बोलिएगा, किसी के आंतरिक मूल में परिवर्तन करना किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता जवाबदेह नहीं देता है। और मैं आपको कितनी बार बोला हूँ कि स्वतंत्रता से अधिक आपको मौलिक कर्तव्य सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका कर्तव्य क्या है किसी के प्रति, यह सबसे पहले जानना चाहिए। कि अगर मान लीजिए जैसे लाखों लोगों का आपको आस्था का प्रतीक जो प्रभावित होगा, इसके एवज में विद्रोह प्रदर्शन होंगे, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। इसका सिंपल से एग्जाम्पल यही समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष अगर सहिष्णु है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इसके संदर्भ में लोग रचनात्मक या कलात्मकता के नाम पर वो कुछ भी कर जाए, उनको इस सीमा तक हद तक छूट दे दी जाए ताकि वो अपने जो किरदार में ही बदलाव कर दिया जाए। देखिए यह बार बार मामला आया भारतीय सिनेमा में कि भारतीय हिंदू धर्मों को हमेशा टारगेट किया जाता है। किसी भी देखिए यहाँ पर कोई भी गुंडा हो, गुंडा का रोल करता है या किसी मवाली का रोल करता है तो जनेऊधारी या तिलकधारी के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। आप गौर करते होंगे यह लगातार चला रहा शुरू से ही, इस पर आवाज़ बार बार उठी है। तो यह नहीं है कि कोई गुंडा तिलकधारी, कोई 1% 2% हो सकते हैं कि कोई गुंडा तिलक लगाता हो या जनेऊ धारण करता हो वो आ गया होगा इस मामले में। इसका मतलब पूरा समाज इसका प्रतीक नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों में थॉट क्रिएट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा को लेके जा रहा है। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रकार के जो सेंसर बोर्ड है वो भी इस स्तर पर काम करे और लोग अपने स्तर पर भी इसका विरोध करें कि नहीं यह गलत है। और रचनात्मक और कलात्मकता के नाम पर हम इतनी छूट नहीं दे सकते हैं कि आप हमारे मूल जो किरदार है उसमें बदलाव कर दें। अब यहाँ प्रश्न ये बोला जाएगा कि किसी ने यह देखा है कि राम की छवि कैसी थी या राम किस रूप से देखे जाते थे, या जो वर्तमान सौम्य रूप है उससे भी कहीं घृणित रूप से वो नज़र आते होंगे, ऐसा बोला जा सकता है।
पर मैं यहाँ यह उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ ताकि यह चीज़ समझ जाए क्या राम का किरदार लोगों में किस रूप से प्रभावी है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पिछले जब से यह राम का किरदार हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद राम की छवि कैसे विकसित हुई, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी रामचरितमानस में देखें आकृतियों को या भारतीय संविधान में आकृतियों को देखें, मूल संविधान भारतीय का जो संविधान है, बेयर एक्ट है, उसमें भी जब अयोध्या वापस है उनका चित्र उसमें दिया हुआ है ओरिजिनल प्रिंट में, तो आप लोग देख सकते हो सौम्य रूप को दर्शाया गया है, इसलिए कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति सौम्य है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा और निर्देश के तहत काम करना चाहते हैं, अन्यथा किसी को इतनी छूट न दे दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी थर्ड जो उसका व्यू उसे प्रतिस्थापित करे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आईएमएफ ने पुनः आकलन किया है, वैश्विक मंदी को जोखिम बढ़ रहा है तो इसके आकलन करेगा, तो इसके संदर्भ में न्यूज आया, इसे देख लीजिए, अंडरलाइन कर दिया गया और कुछ ज़्यादा बातें नहीं की गई है। 2026 तक वैश्विक उत्पादन $4 ट्रिलियन का कमी आएगी, यह डाटा दिया गया है। इसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिए ताकि प्रश्न आप लोगों से छूटे नहीं। साथ ही साथ देखिए नीचे एक न्यूज़ और होगा, उसके बाद आज का देखिए, आज का न्यूज़ इतना ही था, बाकी चीज़ें कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं, धन्यवाद। और जो चीज़ें दी जा रही है ऐप पर, आप लोग उसका भरपूर लाभ लीजिए ताकि आप लोग इम्प्रूव हो आंसर राइटिंग। और जल्द ही हम लोग नए सीरीज़ पर काम करेंगे। हालांकि भी मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए जो होमवर्क का जो सीरीज़ है ना, अभी कुछ देर और लेट होगा, क्योंकि देखिए अभी गला बहुत ख़राब फूला हुआ सूजन है, तबीयत भी ठीक नहीं, जिसके कारण 1-2 दिन लेट हो सकता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, चीज़ें आप लोग को दी जाएगी। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।